आपके साथ चेताली पाटिल। मध्य प्रदेश के सभी सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। सबसे कठिन सीट छिंदवाड़ा के चुनाव प्रभारी रहे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्लीन स्वीप को लेकर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। विजयवर्गीय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास सिंह सोलंकी ने। लोकसभा चुनाव को लेकर परिणाम जो है सामने और तीसरी बार भी जो है एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सब एनडीए एक बार फिर तीसरी बार सरकार बना रहा है। किस तरह से देखते हैं? 400 पार का जो है नारा दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए की जो सीटें हैं वो काफी कमी दिखी जा रही है। देखिए, अब हम देखेंगे, इसके ऊपर समीक्षा करेंगे। पर मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीट जीते हैं और हमें प्रसन्नता है कि हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट भी आम चुनाव में जीती है। सर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से काफी ही कहीं ना कहीं सीटें ज्यादा जीतने की बात कही जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर जो एनडीए गठबंधन है उसको काफी ही कम सीटें मिल रही है। किस तरह से देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि हमने जो सोचा था उससे कम सीट है, पर अभी कुछ भी कमेंट्स करना जल्दबाजी होगा। पूरा पर्याप्त समय मिलेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे और उसके बाद जरूर चर्चा करेंगे मीडिया से भी कि हमारी कम सीटें मिलने का कारण क्या है। मध्य प्रदेश के अंदर क्लीन स्वीप जो है आपका कि 29 की 29 सीटें दिखी, जो खासकर छिंदवाड़ा जैसी सीट, छिंदवाड़ा में प्रथम चरण के चुनाव थे, काफी लंबे समय तक वहां पर रहे थे आप, लगातार जो है संघर्ष भी करते हुए वहां पर नजर आए थे। किस तरह से छिंदवाड़ा की और मध्य प्रदेश की 29 सीटों की जीत दर्ज की आपने? मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, हमारे अमित शाह जी की रणनीति है, नड्डा जी की संगठन क्षमता है। हमारे बहुत कम पीरियड में जिस प्रकार मोहन यादव जी ने अपनी नेतृत्व क्षमता को मध्य प्रदेश में बताया, उसका असर है। वीडी जी ने जिस प्रकार संगठन की रचना की, उसका असर है। और सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं की मेहनत। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और देश की जनता चाहती थी, मध्य प्रदेश की जनता चाहती थी कि मोदी जी तीसरी बार शपथ लें। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के दावे कर रहा है, किस तरह से देखते हैं उनके दावे को? अब वो हमेशा ही कुछ न कुछ करते रहते हैं, पर सरकार हम ही बनाएंगे और हम सब सुनेंगे। देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए देखेंगे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ ले रहा हूं, ईश्वर की हम सब सुनेंगे। निश्चित रूप से यह था हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी। उनका यही कहना है कि तीसरी बार भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे और कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे कहलाने वाले इंदौर में वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। यहां से बीजेपी के शंकर लालवानी ने जीत हासिल कर ली है। वह एक बड़े अंतर से जीते हैं। उन्हें कुल 12,26,751 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रहे बसपा के संजय सोलंकी, उन्हें सिर्फ 51,659 वोट मिले हैं। वहीं नोटा के खाते में 2,18,674 वोट आए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी को 11,75,000 वोटों से जीत मिली है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। अगर बात की जाए इंदौर लोकसभा सीट की, तो इंदौर लोकसभा सीट ने एक बार फिर जो है इतिहास रचा है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी है। लालवानी जी, इंदौर ने एक बार फिर जो है इतिहास रचा है। 11,75,000 वोटों से आप जो है विजय से प्राप्त हुए, लीड आपने ली है। किस तरह से देखते हैं इस जीत को, बड़ी जीत को? यह जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की है, विकास की है, हमारे संगठन के नेतृत्व की है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की है और ये इंदौर की जीत है, इंदौर की देवतुल्य जनता की जीत है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी एक इतिहास रचा है, 29 की 29 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। वहीं अगर बात की जाए तो जो एनडीए है वह कहीं ना कहीं सीटों में काफ़ी जो है कमी देखी गई, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में क्या रोड मैप रहेगा खासकर इंदौर को लेकर आपका? इंदौर में हमने विकास किया है। आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में उसको पूरा करेंगे, नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इंदौर तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है, उम्मीदों का शहर है। इसकी ग्रोथ रेट अन्य शहरों से ज़्यादा है, हम इसको और आगे ले जाएंगे। बात की जाए इंदौर की तो लगातार जो है जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती आ रही है। अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ से भी कई लोग जो है रोजगार को लेकर इंदौर की ओर रुख करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है और कई राज्यों के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। तो किस तरह का रोड मैप रहेगा आने वाले 5 सालों को लेकर, खासकर रोजगार को लेकर, जिस तरह से बढ़ता हुआ शहर है? बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ खुल रही है। IT पार्क 2 बन चुके हैं, 2 बन रहे हैं। स्टार्टअप को लेके अगर हम बात करें, इंदौर तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। और इंडस्ट्री की बात करें, पिंतापुर में नई इंडस्ट्री आ रही है, नए क्लस्टर आ रहे हैं और लॉजिस्टिक हब इंदौर बनने जा रहा है। ये सब रोजगार के साधन देगा। एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है विकास के मॉडल का।
इंदौर शहर को लेकर अगर विकास की बात की जाए, क्योंकि आप खुद इंजीनियर हैं, तो किस तरह का रोड मैप शहर को लेकर आपने तैयार किया है? हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, शहर के साथ बैठ के एक रोड मैप बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इंदौर ने 3 जो है ऐतिहासिक बातें यहाँ पर की है। अगर सबसे तीसरी बात पर मैं आता हूँ तो नोटा भी 2 लाख से ज्यादा गया है। नोटा को लेकर क्या सोचते हैं आप? इंदौर के लोग नकारात्मक नहीं सोचते। कांग्रेस ने जो प्रचार किया था उस प्रचार को नकार दिया, और जितने वोट कांग्रेस को पिछली बार मिले थे उससे आधे वोट भी नहीं मिले। ये सिद्ध करता है कि इंदौर की जनता विकास के साथ है, बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो निश्चित रूप से यह थे हमारे साथ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, और उन्होंने अपनी जीत को लेकर कहा है कि इंदौर की जनता जो है नकारात्मक नहीं सोचती। यही कारण है कि 2019 के चुनाव के अंदर जो 5 लाख से ज्यादा वोट जो है कांग्रेस को मिले थे, और नोटा की अगर तुलना की जाए तो उसमें काफी कमी देखने को मिली है। कैमरा पर्सन ऋतिक रोशन के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। मतगणना में भाजपा की बढ़त को लेकर उत्साह और बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी देखने को मिली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है, और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है, और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है, और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। मध्य प्रदेश के लोकसभा सीटों के रुझान और परिणाम को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी है। सज्जन सिंह वर्मा जी, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तमाम जो नेता हैं और दिग्गज नेता, उन्होंने हमेशा ईवीएम पे सवाल उठाया, और यदि अभी की बात करें, दिग्विजय सिंह ने क्लीन चिट दे दिया है ईवीएम को, और दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि यदि जो बीजेपी है, बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करती है तो जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट है। नहीं, देखिए, इस सारे काम में ईवीएम के संदर्भ में सारा जो विपक्ष पूरे देश का है, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की ड्यूटी लगाई थी कि आप ये ईवीएम का जो फंडा चला आ रहा है, आप इसका पूरा रिसर्च करिए, लोगों से, इसके जानकार से मिलके। तो यदि दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि ईवीएम का फंडा नहीं है, तो मुझे की बात को हम सबको स्वीकार, भारत के विपक्ष ने उन्हें ईवीएम के लिए लगाया था, और वो जब स्वीकार कर रहे हैं कि ईवीएम का कोई फंडा नहीं, तो हम सबको मान लेना चाहिए कि बात ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बयानों से जनता है, जनता के मन में विश्वास जो है वो गड़बड़ाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी बात को स्वीकार कर लेना। मैं नरेंद्र मोदी साहब की बात करता हूँ। मेरे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि मैं देशवासियों तुम्हारे लिए 1 रुपया भेजता हूँ, तुम तक 15 पैसे पहुँचता है। इतनी स्पष्ट स्वीकारोक्ति सच्चे मन से करने वाले नेता के खिलाफ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि लो 85 पैसे का भ्रष्टाचार राजीव गांधी कर लेते थे। उसी तरह की ये बात है कि जब एक नेता जिस काम पे लगा है कि भाई मैं मशीनों की तह तक पहुंचा हूं, और यदि 300 के पार जाती बीजेपी, तो मैं समझता है कि ईवीएम मशीन चुन नहीं जा रही, इसलिए ईवीएम मशीन से अब हमारा जो वो था शंका, वो दूर हो गई। यदि बात करें मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर, दावा के थे 29 की 29, छिंदवाड़ा की बात करें, नकुलनाथ हार गए, रात के दिग्विजय सिंह अपने ही जो गढ़ है नहीं बचा पाए, क्या कहेंगे, कहाँ चूक हुई? लगता है कुछ चूक हुई है या जनता नाराज है कांग्रेस से? देखिए, अपन चूंकि ये चुनाव पूरे राष्ट्र का है, मैं एक प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, इससे अच्छा ये है कि नरेंद्र मोदी साहब तो बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 हम जीते। क्या हालत है आज? 44 सीटों गठबंधन आगे है,
वो लोग 34 सीट पे सिमट के रह गए। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि देश की जनता ने बड़ा सोच समझ के निर्णय दिया है। जो हवाबाजी कर रहे थे, जो अपने भाषणों, अपने विचारों से देश को बांटने का घिनौना षड्यंत्र कर रहे थे, उनको एक बड़ा जवाब है कि अयोध्या का नाम लेके आपने पूरे देश में ढिंढोरा पीटा। आज अयोध्या में बीजेपी का उम्मीदवार हार रहा है। तो ये बताए कि नोटा पूरे, मैं समझता हूँ कि विश्व में नोटा को कभी इतने वोट नहीं मिले होंगे। ये तो कलंक है भाजपा के माथे पे। और जो सांसद बीजेपी का है उसके आगे उम्मीदवार ही नहीं है, तो 10 लाख से जीते, 11 लाख से जीते, वो रिकॉर्ड नहीं आएगा। नोटा का रिकॉर्ड जरूर आएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। स्वराज एक्सप्रेस से बात करने के लिए कैमरा पर्सन रोहित स्पेंसर के साथ कविता पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। जिस तरीके से रुझान आए, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। युवा शक्ति, मातृशक्ति, गरीब, किसान, सारे लोगों ने आगे आकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सरकार में आने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। आश्चर्य की बात यह है कि हर बार ईवीएम चिल्लाने वाले लोग अभी ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। उनसे स्पष्ट है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया है। भाजपा 230 से 240 के बीच में आ गई, यानी कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब वो अगर कोशिश करते हैं तो बैसाखियों की सरकार बनाएंगे, दूसरों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा। पहले जो एक अखंड राज की जो 400 की बात कर रहे थे, वो 400 कहाँ चला गया। बात तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे ज्यादा बधाई मैं दूंगा राहुल गांधी जी को। ये उनका प्रयास, उनकी मेहनत और उनका जो कमिटमेंट है अपने विचारधारा के प्रति, ये उसकी जीत है। विपक्ष ने जिस तरह से अंतिम में जो कुचक्र चला था, जिस ढंग से एक अफवाह चलाई गई कि साहब संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदल देंगे, उस हालात में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी लीड उत्तराखंड में ले रही है। हम एक सीट जीत गए, एक सीट हार गए, 1-1 हो गया है। मैं पूरे गोवा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और जिस तरह से लोगों ने हमें नॉर्थ गोवा में 1 लाख प्लस मार्जिन से हमने यहाँ का सीट जीता है, इसलिए मैं लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें है, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 सीट जीती है, 26 पर आगे भी बीजेपी चल रही है। इंदौर में बीजेपी के शंकर लालवानी 11,75,000 वोटों से आगे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोटों से आगे है। टीकमगढ़ में बीजेपी के वीरेंद्र खट्टर को 4 लाख से ज्यादा वोटों से आगे है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब तक 3 सीटें जीत ली है, 26 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की बड़ी जीत हुई है। टीकमगढ़ में बीजेपी के वीरेंद्र खट्टर को 4 लाख जो है ज्यादा वोट मिले हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 सीट जो है वो अब तक जीत ली है और लगातार रुझानों को देखें तो बीजेपी जो है
अभी बढ़त बनाए हुए है और 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो चिंतामणि महाराज 64,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सरगुजा से बीजेपी की जीत का खाता खुला है। 64,000 वोटों से चिंतामणि जो है वो आगे चल रहे हैं। 9 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस आगे है। राजनांदगांव की बात करें तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल कई वोटों से पीछे चल रहे हैं। कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना सिंह जो है वो भी पीछे चल रही है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा में बीजेपी का जो है वो खाता खुला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 9 पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है, वही 1 पर कांग्रेस है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी पूरे रुझान आए हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीटों को लेके, तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 9 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाते हैं कि 24 के चौधरी में किस तरीके से कौन जीत हासिल कर रहा है। वीडी शर्मा आगे चल रहे हैं। शंकर लालवानी की बात करें तो 11 लाख वोटों से जो है वो उन्होंने जीत हासिल की है। शिवराज सिंह चौहान ने 8,20,000 जो है वोटों से जीते हैं। विदिशा सीट से वो बीजेपी प्रत्याशी थे। और अगर देखा जाए तो इंदौर सीट में जो शंकर लालवानी की जीत हुई है वो देश की सबसे बड़ी काफी जीत मानी जा रही है। 11,75,092 वोट से वो जीते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 5,25,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। खजुराहो सीट से वो बीजेपी के प्रत्याशी है। जिस तरीके से पूरे देश में अभी फिलहाल रुझान नजर आए हैं, वही आपको बता दें कि दर्शन सिंह चौधरी 4,31,000 वोटों से आगे हैं। और कांतिलाल भूरिया की बात करें तो 2 लाख वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। वही अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीधे चलते हैं संवाददाता निशान चौरसिया के पास। निशान, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के रुझान जो है वो नजर आ रहे हैं और किस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, बड़ी कांटे की लड़ाई अभी भी चल रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी सीटों के मामले में आगे जा रही है तो कभी समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे चल रही है। अमरोहा की सीट 5,000, 7,000, 10,000 वोटों से ऊपर नीचे जा रही है। वहां पे कभी कांग्रेस आगे जा रही है, कहीं पे भारतीय जनता पार्टी वहां पे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जो जीत के आंकड़ों को पार कर चुके हैं। हालांकि आधिकारिक परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो जीत के आंकड़े हैं और गिनती के जो वोट बचे हुए हैं, गिनती के ईवीएम के वोट जो बचे हुए हैं वो जीत के आंकड़ों से कहीं कम है। तो ऐसे में यह मान लिया गया है कि इन सभी सीटों पे जीत दर्ज की जा चुकी है। राजनाथ सिंह तरीके अगर बात करें तो लाखों वोट से जीत करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी लखनऊ, मेरी मौजूदगी भी उसी सीट पे है, और यहां से महज 66,000 वोटों से जीत हासिल कर पाए हैं। पिछली बार वो 3 से 4 लाख वोटों से जीत हासिल किए थे। मार्जिन बेहद कम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों के मार्जिन पे आगे चल रहे हैं, वहां से उनकी जीत पक्की है, वो जीत चुके हैं। लेकिन जो मार्जिन पिछली बार था उस मार्जिन से काफी ज्यादा कम है। तमाम ऐसी सीटें हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य की बात करें, अवध की बात करें, उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी एक वोटों के लिए संघर्ष कर इस समय दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ उसी के कंधे पे हाथ रख करके कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। 6 से 7 सीटों पे इस वक्त मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अगर अमरोहा को छोड़ दिया जाए तो अन्य 5 सीटों पे उसकी बढ़त इतनी ज्यादा है कि वहां पे अगर परिणाम चौंकाने वाले बिल्कुल अब नहीं होंगे, यानी वो लगभग कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रहा है। इलाहाबाद जैसे सरीके सीट जहां से उज्जवल रमण सिंह जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके चुनाव के ऐन वक्त पहले कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, वो इस बार बेहद अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कम जो मार्जिन से आगे चल रहे हैं उन सीटों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास यानी सीएम आवास के सामने है और यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बैठक ले रहे हैं। हार की समीक्षा की पहली बैठक जारी है। यह मुख्यमंत्री आवास है और अभी
कुछ ही देर पहले यहाँ पे जो है तमाम जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री यादव, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के जो शीर्ष जो सलाहकार हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं। लगभग 2 घंटे से कसमकस और मशक्कत चल रहा है चैताली, और इस बाबत यहाँ पे चर्चाएं चल रही है कि आखिर जो हार का कारण है वो क्या हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए, बताया जाए, उत्तर प्रदेश की इतिहास ये रही है कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाना है, और उत्तर प्रदेश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकारा, भले ना हो लेकिन राहें बेहद मुश्किल कर दी है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें मिली होती 2014-2019 की अपेक्षा अगर थोड़ा भी कम रहा होता, इतना कम नहीं रहा होता, तो भी जो केंद्र की सरकार बनाना है वो रास्ता बेहद आसान होता। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश के इतर राज्यों की तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अब देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बेहद चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस बार जो है काफी अगर आंकड़ों की बात करें, मैं बात करूंगा मेरठ की। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन महज 9700 वोट से वहां पे लगातार कभी भारतीय जनता पार्टी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। यहाँ पे रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन महज 10,000 के वोट मार्जिन है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है, जीत भी सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलीगढ़ की सीट कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी आगे तो है, लेकिन महज 20,000 वोटों से। लोकसभा चुनाव में 20,000 वोट थोड़े भी मायने नहीं रखते। अगर एक राउंड वोटिंग अगर बढ़ जाती है, अगर एक राउंड की किसी भी राउंड में ये आंकड़े बदल करके दूसरे के पाले में चले जाते हैं। तीसरा फतेहपुर सिकरी में 38,320 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पे लगातार ऊपर नीचे के आंकड़े बने हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें हमीरपुर में महज 520 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यानी यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बांसगांव की बात करें, गोरखपुर जिला का एक लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, यानी योगी के गढ़ का एक लोकसभा क्षेत्र पड़ता है बांसगांव। वहां से कमलेश पासवान तीसरी बार जीत के इरादे से उतरे थे। वहां पे महज 1100 वोट से आगे हैं, यानी वहां पर भी बहुत कांटे की टक्कर है बीजेपी के सामने, और वहां पर भी स्थिति बहुत बेहतर बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम और भी बातें करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि कई जो तमाम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पे पुष्पेंद्र सरोज जैसे 25 साल का एक युवा 2 बार से सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया है, वहां पे खुशी की लहर है। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय जस्ट बगल में है, वहां पे जश्न मनाई जा रही है 6 सीटों के साथ। जस्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के पे मेरी मौजूदगी है, बगल में ही समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है, वहां पे लोग लड्डू लेकर के, झंडा लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं। वहां पर भी लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम इन सब सारी बातों को लेकर के बात करें, और दूसरा मैं बता दूं, कांग्रेस जिन सीटों पे आगे चल रही है, जिन सीटों पे 6 सीटों पे आगे चल रही है, उसमें से इमरान मसूद 70,000 वोट जो महज 56,000 वोटों से कांग्रेस आगे यहाँ पे कांटे की टक्कर है। कभी ये अमरोहा की सीट कभी समाजवादी कांग्रेस के पाले में जा रही है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के पाले। राहुल गांधी 3,88,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आधिकारिक ऐलान बाकी है, जीत चुके हैं, क्योंकि इतनी वोटों की गिनती भी अब वहाँ पे नहीं बची है। इसके अलावा किशोरी लाल, जो कभी भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि एक नौकर को टिकट दे दिया है, और अगर नौकर ही माने तो उस नौकर ने स्मृति ईरानी जैसे एक बड़े तरीके नेता को, केंद्रीय मंत्री को हरा दिया है, और 1,61,266 वोटों से हराया है स्मृति ईरानी को। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ये चुनाव लगभग 1.5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से मार्जिन से किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार चुकी है। इसके अलावा इलाहाबाद के उज्जवल रमन सिंह जीती, अभी मैंने जिक्र किया, उज्जवल रमन सिंह 5,69,000 वोटों से इलाहाबाद तरीके जो है लोकसभा सीट से वहां पे जीत चुके हैं, बीजेपी को हरा चुके हैं। बाराबंकी में भी 2,15,412 वोटों से यहाँ पे तनुज पुनिया
जो जो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वो यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं। तो ये देखा जाए जो ये 6 सीटें हैं, 6 सीटों में अगर अमरोहा की बात करें तो 5 सीटों पे एक तरफा जीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तीसरी यानी दूसरी सबसे बड़ी दल, तीसरी दल के बारे में बात करूंगा उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी के बारे में अगर बात करूं तो मुजफ्फरनगर में 11,922 वोटों के साथ अगर उत्तर प्रदेश की इन सीटों की बात करें वो आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कभी कभी आगे बढ़ रही है, कभी समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। इसकी तस्वीर अंतिम राउंड तक के मतदान के बाद साफ हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एटा की, एटा में 23,171 वोटों के साथ समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी टर्न कर सकती है। धौरहरा लोकसभा सीट भी काफी कम मार्जिन के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। महज 4,077 वोटों के साथ धौरहरा की जो सीट है उसमें आगे बढ़ रही है। आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, रेखा वर्मा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है और 4,000 वोटों से रेखा वर्मा यहाँ पे पीछे चल रही है और आनंद भदौरिया यहाँ से आगे चल रहे हैं। सबसे बहुचर्चित सीट यहाँ पे खीरी, लखीमपुर खीरी, केंद्रीय मंत्री थार कांड, किसान आंदोलन कांड से मशहूर हुए, वहां पे उत्कर्ष वर्मा उनको हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी दूसरे नंबर पे चले गए हैं। यहाँ पे खीरी में टिकट बदलने की काफी मांग की जाती रही। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी को बदलने के लिए यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि खीरी की प्रत्याशी बदल दिया जाए। केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं बदला, हार का स्वाद चख रहे हैं। खीरी से भारतीय जनता पार्टी को हार मिल रही है। इसके अलावा अगर हम कुछ सीटों की और भी बात करें, कम मार्जिन की बात करें, हमीरपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। अभी अगर देखा जाए रुझानों के लिए आगे है, लेकिन महज 1284 अगले कुछ राउंड में साफ हो पाएगा ये समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी या नहीं जाएगी। इसके अलावा महज फूलपुर इलाहाबाद की सीट, जहां से कभी प्रधानमंत्री नेहरू सांसद हुआ करते थे, वहां से जीत करके प्रधानमंत्री बने थे, उस फूलपुर पे समाजवादी पार्टी अभी आगे चल रही है। वहां से भारतीय जनता पार्टी वहां पे कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन वहां पे अगर वोटों की मार्जिन करें महज 2,000 वोट, 1932 वोटों से ही समाजवादी पार्टी आगे है। और 154 वोटों से सलेमपुर में रमाशंकर राजभर समाजवादी पार्टी से आगे है। ये सब ऐसी सीटें हैं चैताली, जिन सीटों का मैं जिक्र कर रहा था, कहीं पे भारतीय जनता पार्टी, कहीं पे कांग्रेस, कहीं पे सपा, जहां पे आगे जा रही है। यहाँ पे इंडी गठबंधन और इन सब सीटों के इतर अगर जहां पे जा रही है, वहां पे अगर इन सब समीकरण की बात करें, महज 10,000 के नीचे कहीं पे 200, 300 वोटों का ही समीकरण बना हुआ है। इन सीटों पे कभी भी परिणाम बदल सकते हैं। इन सीटों पे परिणाम बदलने के अलावा अगर हम बात करें तो कभी भी कोई भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इंडी गठबंधन बेहतर प्रदर्शन की है। उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जहां पे हम 80 की 80 सीटों को जीतने के लिए यहाँ पे कवायद कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, दम भर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम लगातार तीसरी बार जीतेंगे। वहां पे सिमट करके 39 सीटों पे लीड करते हुए दिखाई दे रही है। जी चैताली जी, वही हमारे साथ भोपाल संवाददाता संजय डोंगरदिवे भी जुड़े हैं। संजय, किस तरीके का माहौल भोपाल में नजर आ रहा है? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल चैताली, देखा जाए तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कहा था, चुनाव के पहले ही कह दिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से क्लीन स्वीप करना चाहती है। एकमात्र जो सीट थी 2019 के बाद की जो छिंदवाड़ा सीट थी, उसको भी लगभग जीत गई है। क्योंकि उस पर अगर देखा जाए तो जो कमलनाथ के पुत्र है नकुलनाथ, वो लगभग 1.5 लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं, यानी कि ये लगभग जीत तो लगभग तय मानी जा रही है। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 29 की 29 सीटों पर सिर्फ 2 स्थान ऐसे हैं जिसपे टक्कर देखने को मिली है, जिसके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको टक्कर मिली है। एक सत्ता की और एक है भिंड की। भिंड में और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि फूल सिंह बरैया जो विधायक है, उन्होंने अभी तक अगर देखा जाए तो 60,000 की लीड बनी हुई है। और वही सत्ता की बात करें शंकर गणेश की, तो उनकी भी लगभग 50 से 45,000 वोटों की अभी तक बढ़त बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे 29 की 29 सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो लगभग 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण सीट, सबसे वोटर मत पर से के हिसाब से जीत की बात की जाए तो इंदौर की जो अभी तक का आंकड़ा आया है
11,75,920 मतों से विजय घोषित कर दिया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अभी निर्वाचन आयोग ने 3 प्रत्याशियों को घोषित किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगभग 8 लाख वोटों से विजय किया गया है और टीकमगढ़ से जो दिनेश खटीक है उनको 4 लाख वोटों से किया गया है और इंदौर के जो शंकर लालवानी है उनको 11,75,000 से वोटों से विजय घोषित कर दिया गया है। और अगर देखा जाए इसके बाद अगर देखें तो सभी 29 की 29 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती नजर आ रही है, लेकिन अभी बचे हैं, अंतर कम हो सकता है लेकिन कहना मुश्किल है कि अब कांग्रेस भी ले ना पाए। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे थे 5 जो यहाँ की हॉट सीट मानी जा रही थी, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की खजुराहो सीट की बात कर ली जाए, दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राजगढ़ की बात कर ली जाए या छिंदवाड़ा सीट की बात कर ली जाए, तो ऐसी जो 5 ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की बात कर ली जाए तो ये सारी 5 सीटों पर अगर देखा जाए तो जो वोट परसेंट रहा है वो लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों तक का गया है, जिसमें हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये देखा जाए चैताली तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी अब तक कब्जा जमाने के लिए तैयार है और अभी तक अगर देखें तो मात्र कुछ राउंड बचे हैं और कुछ समय बाद चुनाव आयोग इसकी घोषणा भी करने वाला है। जी निशांत भी हमारे साथ बने हुए। निशांत, आपकी तरफ रुक करना चाहूंगी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीटें थी, अमेठी की अगर बात कर ले, रायबरेली हो गया, वाराणसी प्रधानमंत्री की सीट की बात कर ले, केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर ले, तो ऐसा कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि काफी हाई मार्जिन जो है उसको लेकर जीत हासिल करेगी, लेकिन अमेठी सीट में तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में अब फिलहाल यूपी की सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में कितनी जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी जो आंकड़े हैं वो आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 31 ऐसी सीटें हैं जिसपे वो बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पे समाजवादी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी 38 सीटों पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी अगर पार्टी वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी बन करके इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उभरी है। उन सीटों पे भी जीत हासिल की है। बस्ती जैसी सीटों पे समाजवादी पार्टी ने हासिल की है जो इतिहास में आज तक हासिल नहीं कर पाई थी। बस्ती में वहां पे सांसद को हरा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो 38 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 5 सीटों की प्लस माइनस मार्जिन है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी ऐसी सीटें हैं। 21 सीटों में 5 सीटें जहां पे 1000 से लेकर के 100-200 वोटों से कोई आगे है कोई पीछे है। यानी वो कभी भी परिणाम आते आते कभी भी किसी भी राउंड में वहां का परिणाम बदल सकते हैं। 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। 7 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़त में है और जो है समाजवादी पार्टी 38 सीटों पे, आरएलडी 2 सीटों पे लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अपना दल की चलिए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसकी तस्वीर। वही घनश्याम, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, अब इंडिया गठबंधन की सीटें भी आई है, इसको लेकर जो है अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं।
बिल्कुल निश्चित तौर पे चूंकि अच्छी बड़ी जीत मिली है, बड़े मार्जिन से राहुल गांधी को रायबरेली से जीत हासिल हुई है, वो उनका पारंपरिक सीट था। उसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है इसी जीत के साथ। आईबी की रिपोर्ट के बाद वहाँ उनकी सुरक्षा व्यवस्था के बाद ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जीत जहां पे जीत हुई है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े अगर पार्टिकुलर पार्टी की बात करें तो कांग्रेस तो छू ही नहीं सकती, क्योंकि महज 200 सीटों पे वो चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं दूर है। गठबंधन की बात करें, गठबंधन के आंकड़े, गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, वो भी लगातार जीत के साथ ये 230-232 पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर बात करें इन सीटों पे, तो गठबंधन में अगर तोड़ मरोड़ की अगर राजनीति हुई तो वो ये आंकड़ा प्रधानमंत्री पद किसी के पास जा सकता है, जो अभी समय के गर्त में है कि आगे का क्या रणनीति किनके साथ क्या होगी। क्योंकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे इस बाबत, जो है इस मामले को लेकर के काफी हवा दी जाने लगी है कि बिहार में बवाल होगा। ये बिहार में बवाल का मतलब ये है कि वहां पे नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, और इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है कि उनसे बातचीत का भी दौर शुरू हो गया है। तो अगर नायडू की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री नायडू के हाथों में या फिर नीतीश कुमार के हाथों में ये इस बाबत जो है ये मामला है कि आखिरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो लगातार एनडीए, बहुत ज्यादा नहीं, एनडीए बढ़त बनते हुए दिखाई दे रही है। 300 सीटों के आसपास इर्द गिर्द उनके सीट बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर बात मैं करूं आपको चैताली, तो जो जीत की मार्जिन रही है, जो मीडिया या खुद हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया, लेकिन हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन किया कि जीत के मार्जिन समाजवादी पार्टी के किन सीटों पे होगी, वो सही साबित हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन सीटों पे इनका गढ़ रहा है, वहां पे ये गलत प्रिडिक्शन साबित हुआ। इसके कारण तो वोटर जान पाएंगे, पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वोट मार्जिन की बढ़त थी, जो इनके गढ़ थे, वहां पर भी संघर्ष करते हुए नजर आए, और संघर्ष नहीं तो वोट मार्जिन बेहद कम रहा। तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात है। मैं इसी के साथ कुछ हार्ड सीटें उत्तर प्रदेश की राजनीति, हिंदी भाषी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की राजनीति राष्ट्रीय फलक पर बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में कुछ हार्ड सीटों के बारे में हम जिक्र कर दे, अपने दर्शकों को बता ही देते हैं कि मथुरा से 2,70,424 वोटों के साथ हेमा मालिनी तीसरी बार वहां से सांसद बन गई है। मथुरा से हेमा मालिनी जीत गई है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, जो मौजूदा वक्त में सांसद थे, मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो वो बसपा से सांसद थे, इस बार समाजवादी पार्टी से टिकट उनको मिला, इंडिया गठबंधन की तरफ से जीत हासिल, चुनाव लड़े, 1,20,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। आजमगढ़ से निरहुआ सांसद जो उपचुनाव में जीत हासिल किया था, धर्मेंद्र यादव को हराया रहा उपचुनाव में, इस बार हार गए हैं, और यहां पर भी लगभग 1.25 लाख वोटों से निरहुआ को हार नसीब हुई है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हार हुई है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, रामभुआल निषाद जो गोरखपुर के मूलतम गोरखपुर के हैं, गोरखपुर में वो समाजवादी पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़े थे और काफी ज्यादा मार्जिन वोटों से हारे थे, लेकिन वो सुल्तानपुर में जीत का स्वाद समाजवादी पार्टी के टिकट पे हासिल कर लिया है। मेनका गांधी सरीके बड़े नेता को हरा दिया है, और लगभग वो भी 34,444 वोट, तकरीबन 34,500 वोटों से सुल्तानपुर से मेनका गांधी हारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से आगे जीत गए हैं, लेकिन इससे भी बड़ी जीत राहुल गांधी को मिली है, चाहे वह वायनाड की बात कर ले, चाहे वह रायबरेली की बात कर ले। मैनपुरी से डिंपल यादव की काफी ज्यादा मार्जिन के साथ वोट मिला, 2,20,000 वोटों से अभी लगातार वो आगे बढ़ रही हैं, और अभी वहां पे परिणाम आधिकारिक तौर पर नहीं आ पाए हैं, उनको भी जीत उनको भी मिल चुकी है। और राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था इसी बीच जो है, उनको लगभग 3,73,000 मार्जिन के जीत के बाद से उनकी सुरक्षा व्यवस्था लगातार हम बता रहे हैं कि उनकी बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तमाम ऐसी सीटें रही जिसमें स्मृति ईरानी की बात हम लोगों ने जिक्र किया कि यहाँ पे किशोरी लाल शर्मा ने हरा गया, और अभी मेरठ की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी 2 बार टिकट बदला, वहां से भानु प्रताप सिंह को सबसे पहले टिकट दिया था, हालांकि वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के उनके एक बयान के बाद उनको टिकट काट करके अतुल प्रधान को दिया गया। अतुल प्रधान को भी काटने के बाद तीसरे प्रत्याशी को वहां पे टिकट, महिला प्रत्याशी को टिकट दिया गया। अरुण गोविल लगातार वहां से आगे, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। 10,000 वोटों का मार्जिन चल रहा है, अभी 10,000 वोटों से वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले राउंड की बात करें तो वो लगभग 7,400 वोटों से पीछे चल रहे थे। यानी यहां पर जो सीट है
जो टीवी के राम कहे जाते हैं, रामायण सीरियल के राम कहे जाते हैं, अरुण गोविल की भी रास्ते बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। तो ये जो हार्ड सीटें हैं, इन हार्ड सीटों का जिक्र किया, यहाँ पे राजधानी की बात हमने राजनाथ सिंह के जरिए आपको कह दिया, और इसके अलावा मोहनलालगंज की सीट, राजधानी लखनऊ की सीट, इस आर.के. चौधरी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनको यहाँ पे मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी ने हरा दिया है। तो ये जो सीटें हैं, जो हारने का ये जो सिलसिला जारी हो गया है, वो समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशियां भर दी है। समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशियां मनाई जा रही है, एक दूसरे को लोग लड्डू खिला रहे हैं। राहुल गांधी अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस के जरिए ये बताएंगे इस बाबत, वो अपनी आगे की रणनीति का बारे में जिक्र करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि इन सीटों के साथ वो किस तरीके से आगे किन किन दलों से उनकी बातचीत होगी कि नहीं होगी, विपक्ष में बैठना मंजूर करेंगे या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत जो एनडीए के घटक दल हैं, जो कभी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करते थे, नीतीश कुमार, आरएलडी जैसे तरीके जो बड़े नेता है, उनको क्या फिर से तोड़ करके अपने पाले में लाएंगे। इस तरीके की रणनीति राजनीति आगामी कुछ दिनों तक देखने के लिए मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि अंतिम राउंड तक के परिणाम, कितना कुछ परिणाम बदल पा रहा है, कितना नहीं बदल पा रहा है। लेकिन महज 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां पे जीत का मार्जिन 100-200 वोटों से लेकर के 10,000, 11,000 तक है। यहाँ पे परिणाम कभी भी बदल सकते हैं। ये परिणाम कभी समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये जो मार्जिन, कम मार्जिन वाली सीटें हैं, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले जाए, तभी भी उत्तर प्रदेश में करारी हार भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 14 में आपने जीता, यहाँ पे आप 2019 लोकसभा चुनाव में जीता, 2022 में आपने विधानसभा चुनाव प्रत्याशी जीता, लेकिन 2024 में 80 के 80 सीटों पे दावा करने के बाद आप औधे मुंह गिरे, वोट मार्जिन घट गया, वोट प्रतिशत घट गया, और यहाँ पे सबसे कम प्रचार करके सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को निकली है। तो यहाँ पे समीक्षा बैठक की जा रही है। फिर मैं एक बात चेताली आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है, ये सरकारी आवास है, मुख्यमंत्री आवास पे, इन सरकारी आवास पे बैठक चल रही है। 2 घंटे से ज्यादा बैठक हो गई है। 1.5 घंटे पहले जब हम आए तो 1-2 नेता, सरीके बड़े नेता अंदर जा रहे थे, लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अपने आवास पे, सरकारी आवास पे मौजूद है, और यहाँ पे जो है लगातार बैठक चल रही है। अभी देखिए, अभी कुछ अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने बुलाया है। देखिए, कुछ अधिकारियों को भी तलब कह सकते, तलब तो नहीं कह सकते चूंकि चुनावी बेला है, लेकिन कुछ अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है, जो अपनी गाड़ियों के साथ अपने अंदर जा रहे हैं। अब इस बाबत समीक्षा बैठक जारी है कि आखिरकार ये जो परिणाम आया है, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक जो जांच में, आंतरिक जो समीक्षा में ये परिणाम नहीं थे कि इतने कम वोटों से उनको हार मिलेगी, इतने कम सीटें उनके खाते में आएगी, वो आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या कारण रहा। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें, देखिए अब कुछ काफिला मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पे कुछ अधिकारियों का काफिला, कुछ नेताओं का काफिला, यहाँ पे बैठक लगभग खत्म होने को लग रहा है कि यहाँ पे ये लोग, लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो समीक्षा बैठक करने के लिए लोगों को बुलाया था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यहाँ से लोग निकल रहे हैं। ये समीक्षा बैठक के बाद अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में गाज की को गिरती है, क्योंकि एक बात और मेंशन करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर के, 46 दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर इस चुनाव में हार होती है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अच्छी रिजल्ट नहीं आती है, तो सबसे पहले जो भारतीय जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे। हालांकि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा कई सफाइयां दी गई, इस बाबत जो है कई जानकारियां दी गई, लेकिन अगर बात करें तो इन सब सारी बातों के साथ साथ जो है अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये जो हार का गाज है वो किससे गिरेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारी लेंगे या फिर कोई अन्य तरीके नेता लेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का आज लगातार अगर देखा जाए तो आज जिस तरीके से ग्राफ गिरा है, उसकी ये बात ये साफ करती है कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे रहे थे वो राम मंदिर के मुद्दे रहे, काफी मथुरा के मुद्दे रहे, यहाँ पे आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, तमाम तरीके के पक्ष विपक्ष के मुद्दे रहे। उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी स्टैंड नहीं ले पाई और उन मुद्दों पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ज्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया। यही कारण है कि जिन भी सीटों पे आगे भारतीय जनता पार्टी
है वहां पे तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस जिन सीटों पे ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल की है वहां पे जीत का मार्जिन काफी ज्यादा है। यानी भारतीय जनता पार्टी जीते भी है तो वहां पे यहाँ पे संघर्ष के साथ जीती है, और वहीं पे समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ जीत हासिल की है, वहां पे बम्पर वोटों से जीत हासिल की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और उनके जो गठबंधन के दल है, एक सीट से 7 सीटों पे कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। तो यहाँ के जो इसके अपने गठबंधन के दल है वो वोट मार्जिन और वोट प्रतिशत जी बिल्कुल निशाद, जिस तरीके से जो यूपी में बीजेपी को सीटें मिली है और बीजेपी की हार जिस तरीके से नजर आ रही है, ऐसे में कहीं ये माना जा सकता है कि भीतर घात का भी जो है बीजेपी में असर दिखने को मिला है। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और यहाँ की राजनीति को लेकर के अगले अगर हफ्तों तक किसी बात को लेकर के चर्चा दिखाई देगा सोशल मीडिया या फिर तमाम कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म पे, तो ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी कलह का शिकार तो नहीं हो गई, और अगर अंदरूनी कलह का शिकार हुई तो किन मुद्दों को लेकर के हुई, आखिर क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस तरीके की कलह को जन्म दिया, इस तरीके के विवाद को जन्म दिया कि जीत भी हासिल नहीं कर पाए, जीत का स्वाद भी नहीं जीत कर पाए, और जीत का स्वाद तो नहीं जीत। जी बिल्कुल निशा, हम आपके पास आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। 230 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रही है। हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है, और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे
और लोगों को संपर्क करे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहां जहां हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया। इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया।
काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए।
एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? As we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस तो कुछ ज्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। सर, खड़गे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए जयराम जी राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है
आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए, ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, मैं मोहित हूं न्यूज नेशन से। सर कहते हैं, आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, तो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल जी, शुक्रिया साथियों, शुक्रिया, हो गया। सर राहुल जी, लेट्स गो। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश, सोनिया गांधी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कई सवालों के जवाब भी दिए और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो है बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर। और साथ ही साथ कहा कि ईडी, सीबीआई को भी जो है वो जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई जो है संविधान को बचाने की है और साथ ही साथ कहा कि कल जो है वो मीटिंग करेंगे, जिसके बाद जो है वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय होगा। चलिए आपको सुनाते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है। ওদের নাকি হোম মিনিস্টার সকল তার মেরুদণ্ড মানুষ ভেঙে দিয়েছে। সেই রকম তমলুক কন্টাইতেও কিন্তু মেরুদণ্ডটা ভেঙেছে। আমাদের আগে ভোটের রেজাল্ট থাকতো 2 লাখ, 2.5 লাখ, 3 লাখ। যেভাবে অবজারভারকে কাজে লাগিয়ে এসব করে বেড়াচ্ছে, এর বদলা আমরা নেব, রাজনৈতিক বদলা। এমনকি কোর্ট রায় দিয়েছে সে খুন করলেও, তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আছে, তার বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করা যাবে না। ইলেকশন চলাকালীন আপনারা দেখলেন
26,000 টিচারের চাকরি খেয়ে নেওয়া হলো। আমরা গ্রেটফুল টু সুপ্রিম কোর্ট ফর দেয়ার গুড জাস্টিস। আপনারা ইলেকশন চলাকালীন দেখলেন 15 লক্ষ ওবিসির সার্টিফিকেট বাতিল করে দেওয়া হলো। ইলেকশনের আগের দিন আমাদের অনেক ছেলে মেয়েকে সিবিআই নোটিশ পাঠিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে, অনেককে ডেকে পাঠানো হয়েছে। একদিকে এনআইএ, একদিকে সিবিআই, একদিকে ইডি। কি নয়, আমি খুশি মোদি যে সিঙ্গেল লার্জেস্ট মেজরিটি পায়নি, উনি ক্রেডিবিলিটি লস করেছেন। ওনার ইমিডিয়েট প্রধানমন্ত্রী থেকে রেজিগনেশন দেওয়া উচিত, কারণ উনি বলেছিলেন ইসবার 400 পার। আমি কি বলেছিলাম আপনাদের? আমি বলেছিলাম 200 পার হবে কিনা দেখে রাখুন, কারণ কিছুটা হাতে রাখতে হয়। আমি বলেছিলাম পগার পার। এখন তাকে পায়ে ধরতে হচ্ছে টিডিপি আর পায়ে ধরতে হচ্ছে নীতিশ। বাট এদের আমি খুব ভালো করে চিনি, এরা ইন্ডিয়াটাকে ভাঙতে পারবে না, বরঞ্চ যারা ওদের সাথে গেছে ওদের অত্যাচার কতটা চলবে আমি জানি না। 2/3 মেজরিটি নেই, ইচ্ছা মতো আইন পাস আর পার্লামেন্টে হবে না, ইচ্ছা মতো অ্যাট্রসিটিস হবে না। ইডি সিবিআই অ্যাট্রসিটিস করলে আমরা ইন্ডিয়া টিম পুরোপুরি চেপে ধরব। অখিলেশ আমাকে এখনো বলেছে কয়েকটা সিটে ওরা সার্টিফিকেট দিচ্ছে না, জেতার পরেও ইলেকশন কমিশন চেষ্টা করছে যাতে বিজেপিকে আরো যদি কিছু সিটে বাড়ানো যায়। এটা তাদের কাছে কাম্য নয়। উইথ রেসপেক্ট আমি রিকোয়েস্ট করবো তাদের, ডোন্ট বিহেভ লাইক দিস। ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ এ লং টাইম অ্যান্ড প্লিজ রেসপেক্ট দ্য ভার্ডিক্ট অফ দ্য পিপল। 2 হচ্ছে আমি মনে করি तो वही जिस तरीके से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं लगातार जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं इसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आइए देखते हैं कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। युवा शक्ति, मातृशक्ति, गरीब, किसान, सारे लोगों ने आगे आकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सरकार में आने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। आश्चर्य की बात यह है कि हर बार ईवीएम चिल्लाने वाले लोग अभी ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। उनसे स्पष्ट है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया है। भाजपा 230 से 240 के बीच में आ गई, यानी कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब वो अगर कोशिश करते हैं तो बैसाखियों की सरकार बनाएंगे, दूसरों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा। पहले जो एक अखंड राज की जो 400 की बात कर रहे थे, वो 400 कहां चला गया। बात तो मैं बधाई देना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे ज्यादा बधाई मैं दूंगा राहुल गांधी जी को। ये उनका प्रयास, उनकी मेहनत और उनका जो कमिटमेंट है अपने विचारधारा के प्रति, ये उसकी जीत है। विपक्ष ने जिस तरह से अंतिम में जो कुचक्र चला था, जिस ढंग से एक अफवाह चलाई गई कि साहब संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदल देंगे, उस हालात में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी लीड उत्तराखंड में ले रही है। हम एक सीट जीत गए, एक सीट हार गए, 1-1 हो गया है। मैं पूरे गोवा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और जिस तरह से लोगों ने हमें नॉर्थ गोवा में 1 लाख प्लस मार्जिन से हमने यहाँ का सीट जीता है,
इसलिए मैं कांग्रेचुलेशन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड राजस्थान में बनाने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं सबसे पहले राजस्थान के और भीलवाड़ा लोकसभा के मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, आभार ज्ञापित करूंगा और मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि उनके सपनों का भीलवाड़ा, उनकी उम्मीदों का भीलवाड़ा बनाने के लिए प्राणपण से मेहनत करूंगा। कि वो केवल और केवल जात और धर्म की राजनीति में देश को उलझाना चाहते थे। 10 साल का झूठ भारतीय जनता पार्टी का आज एक्सपोज हो गया है। आज इंडिया गठबंधन का सच, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी और सभी साथियों का जो सच था वो आज जीत गया है। मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से पार्टी तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजरी, ऐसे में इसका श्रेय मैं मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को दूंगा जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रही। कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।